हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे एंड वेलकम इन भानी राम डाल यूट्यूब चैनल। आज अपनी बात करते हैं पॉलिनेशन या परागण की। देखो भी क्या होता है परागण की। देखो भी क्या होता है परागण। जो पराग कणों का मादा की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। या आप इंग्लिश में ये बोल सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स है, उन पोलन ग्रेन्स का जो फीमेल का जो स्टिग्मा पार्ट है उसके ऊपर जाकर गिरना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण और दूसरा कौन सा होता है? परपरागण। स्वपरागण को इंग्लिश में बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण को इंग्लिश में बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। देखो भी क्या मतलब होता है इसका। स्वपरागण की बात करते हैं। स्वपरागण में क्या होता है? एक ही पौधे के अंदर क्या होता है? परागण की क्रिया होती है। मतलब एक ही पादप के अंदर क्या होगा? परागण जो होगा वो उसी पादप के जो वर्तिका पर जाकर गिरेंगे। तो इस तरीके का जो परागण है वो कौन सा है? स्वपरागण है। परपरागण में क्या होता है? दो अलग अलग पुष्पों के बीच में जब परागण की क्रिया होती है तो उसे कौन सा बोला जाता है? परपरागण बोला जाता है। स्वपरागण जो है, स्वपरागण के अंदर मेन कंडीशन यही है कि जो प्लांट है वो प्लांट एक ही प्लांट के अंदर क्या होगा? परागण की क्रिया होगी। स्वपरागण जो है वो आगे फिर से दो प्रकार का है। पहला जो है वो स्वयुग्मन, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑटोगैमी। और दूसरा कौन सा है? सजात पुष्पी परागण। देखो भी क्या मतलब होता है इसका। जैसे कि मान लो ये कोई प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये कोई पुष्प है, इस पुष्प के अंदर नर भाग भी है और मादा भाग भी है। जब एक ही पौधे के अंदर एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो इस तरीके का जो परागण होता है उसे कौन सा परागण कहा जाता है? स्वयुग्मन कहा जाता है। दूसरा जो होता है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण के अंदर क्या होता है? जैसे मान लो कि ये कोई प्लांट है, इस प्लांट के अंदर सिर्फ कौन सा भाग जैसे इसके अंदर नर भाग है और जो दूसरा पुष्प है उसके अंदर कौन सा भाग है? मादा भाग है। मतलब ये हुआ कि जब एक ही पौधे के एक पुष्प के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पड़े तो इस तरीके का जो परागण होता है उसके कौन सा बोला जाता है? सजात पुष्पी परागण बोला जाता है। मतलब ये हुआ कि स्व परागण जो है, स्व परागण के अंदर प्लांट क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। अगर एक ही प्लांट के एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के मादा की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं इस तरीके से, तो ये कौन सा है? स्वयुग्मन है। दूसरा जो है, एक ही पादप के जो नर पुष्प के परागण है वो उसी पादप के जो मादा पुष्प है उसके ऊपर अगर परागण आके गिरते हैं तो इसे कौन सा बोला जाता है? सजात पुष्पी परागण। दोनों ही कंडीशन के अंदर प्लांट क्या है? ओनली वन प्लांट है। मतलब एक ही प्लांट के अंदर जो परागण होता है वो कौन सा होता है? स्वपरागण होता है। दूसरा बात करते हैं अपने परपरागण की। परपरागण के अंदर क्या होता है? दो अलग अलग पादपों के बीच में जो होने वाला, मतलब उनकी स्पीसीज जाति एक ही होनी चाहिए, तो इस तरीके का जो परागण होता है उसे कौन सा बोला जाता है? परपरागण बोला जाता है। जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें, पपीता हो गया, खजूर हो गया, इन दोनों के अंदर कौन सी कंडीशन होती है? परपरागण होता है। परपरागण में क्या होता है? जैसे कि मान लो ये कोई एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये पुष्प लगे हुए हैं, ये दूसरा प्लांट है, इसके ऊपर ये पुष्प लगे हुए हैं। दूसरे प्लांट पे जो पुष्प लगे हुए हैं वो कैसे है? मादा पुष्प है। जो पहला प्लांट है उसके ऊपर जो पुष्प लगे हुए हैं कैसे है? नर पुष्प है। तो जब मान लो कि इस तरह की स्थिति है तो यहाँ पे अगर इस पादप के परागकण इस दूसरे पौधे की पुष्प की मादा की वर्तिका पर आके गिरते हैं तो इस तरीके का जो परागण होता है उसे कौन सा बोला जाता है? परपरागण। मीन्स ये हुआ कि परपरागण दो अलग अलग पादपों के बीच में होता है, जबकि जो स्वपरागण होता है वो एक ही पादप के अंदर होने वाली क्रिया है। स्वपरागण में अगर एक ही पादप के एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पर गिरता है तो उसे स्वयुग्मन या इसको ऑटोगैमी बोला जाता है। अगर एक ही पादप के जो पुष्प जो है अलग अलग है, जो नर पुष्प है उसके परागण अगर उसी पादप के मादा की वर्तिका पर गिरते हैं तो उसे कौन सा बोला जाता है? सजात पुष्पी परागण बोला जाता है। और जब दो अलग अलग पादपों के ऊपर जब परागण की क्रिया होती है इनके बीच में, तो मतलब एक ही स्पीसीज से होने चाहिए वो प्लांट, तो इस तरीके का जो परागण होता है उसे कौन सा बोला जाता है? परपरागण बोला जाता है। स्वयुग्मन। स्वयुग्मन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चावल और गेहूं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनकी अभी नेक्स्ट अपने बात करेंगे। स्वयुग्मन के अंदर कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो पुष्प है वो कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक द्विलिंगी पुष्प नहीं होगा तब तक एक ही पुष्प के अंदर परागण की क्रिया पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और स्वयुग्मन वही होता है जिसके अंदर एक ही पुष्पन के अंदर क्या होता है? परागण की क्रिया होती है।
उसके अलावा सजात पुष्प भी परागण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मक्का। मक्का के अंदर क्या होता है, जैसे जो पुष्प है वो एक लिंगी भी हो सकते हैं। अब एक पादप है, उस पादप के अंदर एक पुष्प कैसा है, मादा पुष्प है, दूसरा कौन सा है, नर पुष्प है। तो इसके अंदर इस पुष्प के परागण उसी पौधे की वर्तिका पर गिरते हैं। मक्का के अंदर सेम यही कंडीशन होती है, तो वो कौन सा है, सजात पुष्प परागण है। पपीता खजूर जो होते हैं ये एक लिंगी पादप होते हैं, मतलब एक ही पौधे के या तो एक मादा भाग हो या फिर कौन सा होगा, नर भाग होगा। तो दो अलग अलग पादप, तो जाहिर सी बात है इनको परागण के लिए परागण की तो आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अब ये मादा पादप है, मादा पादप के अंदर सिर्फ कौन से पुष्प है, मादा पुष्प है, तो जाहिर सी बात है परागण के लिए परागकणों की आवश्यकता पड़ेगी, और वो परागण क्या होगा, किसी दूसरे पौधे मतलब नर पौधे से जाके इसके ऊपर गिरेंगे। तो इस तरीके का जो परागण है वो कौन सा आता है, पर परागण। अब स्वपरागण जो होता है, स्वपरागण एक ही प्लांट के अंदर होने वाली क्रिया है, तो जाहिर सी बात है किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। एजेंट का मतलब क्या हुआ, वो चीजें जो परागण में मदद करती है उन सबको क्या बोला जाता है, एजेंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंसेक्ट हो गया, कीट हो गया, कीट जो है वो पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं, तो उनके मतलब मुख से या फिर उनके पैरों से या फिर उनके पंखों से क्या होता है, परागकण चिपक जाते हैं। फिर जब वो दूसरे मादा पुष्प पे जाके बैठते हैं तो वहां पे क्या हो जाती है, परागकण की क्रिया हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वपरागण के अंदर किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, ना ही मतलब परागण की क्रिया किन किन के द्वारा हो सकती है, हवा से हो सकती है, पानी से हो सकती है, इंसेक्ट से हो सकती है, बर्ड से हो सकती है। तो स्वपरागण के अंदर इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पर परागण तो है। पर परागण के अंदर क्या हो रहा है, दो अलग अलग पौधों के बीच में परागण की क्रिया हो, तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कोई सा भी हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड हो सकता है, हवा हो सकती है। इन सब के अंदर क्या होता है, किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। चलो ये तो स्वपरागण और परपरागण की डेफिनेशन की बात होगी। अब अगर अपनी बात करें कि स्वपरागण और परपरागण का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, तो देखो स्वपरागण जो है, स्वपरागण के अगर अपनी सिग्निफिकेंस की बात करें, महत्व की बात करें, तो स्वपरागण के अंदर ज्यादा अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो मैक्सिमम चांस किसके अंदर बनते हैं कि परागण श्योर होगा ही होगा, तो स्वपरागण के अंदर। क्यों, क्योंकि स्वपरागण के अंदर क्या हो रहा है, एक ही प्लांट के अंदर परागण की क्रिया हो रही है विदाउट किसी एजेंट की नीड के, जबकि इसके अंदर तो एजेंट की आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कोई एजेंट की जरूरत नहीं है, एक ही पादप के अंदर परागण की क्रिया हो रही है, तो चांसेस ज्यादा ये बनते हैं कि परागण सक्सेसफुली किन के अंदर देखने को ज्यादा किन के अंदर होगा, स्वपरागित फसलों के अंदर होगा। उसके अलावा स्वपरागित जो फसल है उसके अंदर जो परागकणों की संख्या है वो भी ज्यादा बनने पौधों को नहीं बनाने पड़ते। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है कम परागकणों के अंदर ही क्या हो जाता है, परागण की क्रिया हो जाती है। उसके अलावा पुष्प जो है उनको ज्यादा आकर्षित होने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पुष्प उन पौधों में पुष्पों को आकर्षित होने की जरूरत है जिनके अंदर किसी न किसी एजेंट की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि जब तक पुष्प आकर्षित नहीं होगा तब तक एजेंट उसकी ओर आकर्षित होकर नहीं आएगा। अगर एजेंट नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है उनके अंदर पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वपरागण के अंदर किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, मतलब इसके पुष्पों को ज्यादा सुंदर होने की आवश्यकता नहीं होती। और ये जो टेक्निक है स्वपरागण वाली, ये ज्यादा महंगी भी नहीं होती, मतलब इसके अंदर इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता। क्यों, क्योंकि प्लांट जो होता है वो अपने आप मतलब खुद का जो पॉलिनेशन होता है वो मेंटेन कर सकता है। अब अगर अपने जो स्वपरागण है, सेल्फ पॉलिनेशन है, अगर अपने इसकी कमियों की बात करें, इसके ड्रॉबैक की बात करें, तो देखो कमियां क्या है। स्वपरागण है, स्वपरागण के अंदर एक ही प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, परागण की क्रिया हो रही है। जाहिर सी बात है कि नए आनुवांशिक संयोजन नहीं बनेंगे। नए आनुवांशिक संयोजन कब बनते हैं, जब दो अलग अलग प्लांट से क्या होता है, एक नई जनरेशन बनती है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही प्लांट के अंदर परागण हो रहा है, मतलब यहाँ पे नए आनुवांशिक पुनः संयोजन नहीं बनेंगे। आनुवांशिक पुनः संयोजन नहीं बनेंगे, इसका मतलब वेरिएशंस नहीं आएगी, विभिन्नताएं नहीं आएगी। और आपको पता है कि विकास जो विभिन्नताएं जो है वो विकास का आधार है, मतलब जैसे जैसे वेरिएशंस आती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, विकास या एवोल्यूशन होता जाएगा। इसका मतलब अपने ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक ही पादप के अंदर परागण की क्रिया हो रही है, मतलब कोई नए आनुवांशिक संयोजन नहीं बनेंगे, आनुवांशिक संयोजन नहीं बनेंगे, वेरिएशंस नहीं आएगी, वेरिएशंस नहीं आएगी, इट मींस इनके अंदर विकास नहीं होगा। उसके अलावा फिर इनके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे मतलब प्रोडक्शन है वो भी क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। जो वेराइटीज है उनके अंदर इतनी प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं होगी, उपज भी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। हाँ, इसका एक महत्व ये है स्वपरागण का कि इसके अंदर मान लो अगर किसी जाति के अंदर कोई करैक्टर है तो आप उसकी प्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं लंबे टाइम तक। क्यों,
क्योंकि जाहिर सी बात है, मान लो कोई कैरेक्टर है, आप चाहते हैं कि वो कैरेक्टर लंबे टाइम तक वैसा का वैसा शुद्ध रूप से बने रहे, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है, मतलब कोई नई वेरिएशन तो आ नहीं रही। इट मीन जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, लंबे टाइम तक क्या होगा, मेंटेन रहेगा, मतलब प्योरिटी क्या होगी, मेंटेन रहेगी। अब अगर अपने पर परागण के फायदे और नुकसान की बात करें, तो जो पर परागण है, पर परागण के सबसे पहले अपने फायदों की बात करते हैं। पर परागण है, जाहिर सी बात है, दो अलग अलग प्लांट के बीच में होने वाली परागण की क्रिया है, तो जाहिर सी बात है वेरिएशंस आएंगी, नए आनुवंशिक संयोजन बनेंगे, वेरिएशंस आएंगी तो क्या होगा, विकास होगा, जिसकी वजह से जो पर परागत फसलें होते हैं उनके अंदर धीरे धीरे प्रोडक्शन जो होता है वो भी ज्यादा देखने को मिलता है। डिजीज रेजिस्टेंस मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके अलावा जो पर परागण है, पर परागण की कमियों के अपने इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे मान लो कि जो पर परागण है, पर परागण के अंदर पुष्पों को आकर्षित होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि पर परागण के अंदर पर परागण तभी हो पाएगा जब कोई ना कोई एजेंट पार्टिसिपेट करेगा, जैसे इंसेक्ट वगैरह हो गए, बर्ड्स हो गए, और ये इंसेक्ट और बर्ड तभी इनके पास आएंगे जब ये क्या होंगे, आकर्षित होंगे। प्लस अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो इनके अंदर परागकणों की संख्या भी क्या बनानी पड़ेगी, ज्यादा बनानी पड़ेगी इन पौधों को। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि हो सकता है कम परागकणों की संख्या से इनके अंदर पॉलिनेशन प्रॉपर ना हो पाए। जितने ज्यादा परागकण होंगे तो जो पॉलिनेशन होने के, जो परागण की जो क्रिया है उसके होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उसके अलावा जो पर परागण है, पर परागण में किसी न किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, विदाउट किसी एजेंट के इनके अंदर प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ये इस तरीके से स्वपरागण और पर परागण होता है। एक बार फिर से बता देती हूँ, स्वपरागण वो होता है जो एक ही पौधे के अंदर होने वाली क्रिया है। अगर एक ही पौधे के एक ही पुष्प के अंदर अगर परागण होता है तो इसे स्वयुग्मन कहा जाता है। और अब एक ही पौधे के अंदर अगर एक ही पौधे के एक पुष्प, एक अलग पुष्प है, एक दूसरा अलग पुष्प है, उन दोनों पुष्पों के बीच में जो परागण की क्रिया हो रही है तो इसे कौन सा बोला जाता है, सजात पुष्पी परागण बोला जाता है। पर परागण के अंदर क्या होता है, तो अलग अलग पादपों के बीच में जो परागण एक ही जाति के होने चाहिए उनके बीच में जब परागण की क्रिया होती है उसे कौन सा बोला जाता है, पर परागण बोला जाता है। अब अगर अपने पादपों की बात करें, देखो पादप जो होता है वो एक लिंगी पादप हो सकता है, द्विलिंगी पादप हो सकता है, उभयलिंगी पादप हो सकता है। जबकि अगर पुष्पों की बात की जाए तो पुष्प जो होता है वो या एक लिंगी पुष्प होता है या फिर द्विलिंगी पुष्प होता है। देखो किस तरीके से, अगर पादपों की बात करें अपने, तो देखो पादपों के अंदर पुष्प किस प्रकार से है, उस आधार पर पादपों को अपने 3 भागों में बांट सकते हैं। पादप, पहला आप कह सकते हैं एकलिंगी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डायोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट। दूसरा जो होता है वो होता है द्विलिंगी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मोनोसियस प्लांट। और तीसरा जो होता है वो होता है उभयलिंगी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट। देखो भी क्या मतलब होता है इसका। एक लिंगी पादप की बात करते हैं अपने, जैसे कि मान लो ये कोई प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये सिर्फ नर पुष्प है, ओनली नर भाग वाले पुष्प है। या फिर आप ये बता सकते हैं कि एक दूसरा पुष्प पादप है, इसके अंदर सिर्फ कौन सा भाग है, मादा भाग है। सिर्फ कौन से पुष्प है, मादा भाग वाले पुष्प है। तो इस तरीके का जो पादप होता है उसे कौन सा बोला जाता है, एकलिंगी पादप। एकलिंगी पादप का मतलब क्या हुआ कि जो पादप है, पादप के अंदर एक ही लिंग है, या तो सिर्फ नर है। देखो ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ओनली कौन से फूल है, नर पुष्प है, तो ये एकलिंगी है। या फिर ये दूसरा पौधा है, इसके अंदर सिर्फ कौन सा लिंग है, मादा भाग है। जो नर वाले के अंदर जो पुष्प है उसके अंदर ओनली पुंकेसर, या फिर आप ये बोल सकते हैं स्टेमन पार्ट है, ओनली स्टेमन पार्ट है, मतलब एक ही प्रकार के पुष्प होते हैं, तो वो कौन सा होता है, एकलिंगी। ये एकलिंगी नर पादप है, ये एकलिंगी मादा पादप है। दूसरा अपने बात करते हैं द्विलिंगी की। द्विलिंगी के अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो ये कोई पादप है, इस पादप के अंदर ये क्या है, पुष्प है। पुष्प जो होगा वो कैसे होगा, जैसे देखो ये जो पुष्प है ये नर है, ये वाला जो पुष्प है वो कैसा है, मादा पुष्प है। इसका मतलब एक ही पौधे के अंदर 2 प्रकार के लिंग है, मतलब नर पुष्प भी है, मादा पुष्प भी है, लेकिन दोनों अलग अलग है। इस तरीके का जो पादप होता है उसे कौन सा बोला जाता है, द्विलिंगी पादप कहा जाता है। और तीसरा होता है उभयलिंगी। उभयलिंगी जैसे मान लो कि ये कोई पादप है, इसके अंदर ये पुष्प है, ये दूसरा पुष्प है, प्रत्येक पुष्प के अंदर नर भाग भी है
और मादा भाग भी है, मतलब स्टेमन पार्ट भी है और पिस्टल पार्ट भी है। तो इस तरीके के जो पादप होते हैं उन्हें कौन सा बोला जाता है? उभयलिंगी पादप कहा जाता है। तो देखो, एक लिंगी पादप ऐसे पादप जिसमें सिर्फ एक ही लिंग होता है, या तो उस पूरे पादप के अंदर जितने भी पुष्प होंगे या तो वो नर पुष्प होंगे या फिर वो मादा पुष्प होंगे। तो इस तरीके का जो पौधा होता है उसको एक लिंगी पादप कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल के तौर पे डायग्राम से समझते हैं कि अगर पादप के अंदर सिर्फ नर पुष्प है तो भी ये एक लिंगी है, या फिर मादा पुष्प है तो भी ये कौन सा है? एक लिंगी है। ऐसा जिसके अंदर इसका आपने सबसे बढ़िया एग्जांपल है पपीता। पपीता जो होता है उसके अंदर सेम यही कंडीशन होती है। पपीता हो गया, खजूर हो गया, इन दोनों के अंदर क्या स्थिति, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, इन दोनों के अंदर कौन सी स्थिति होती है? एक लिंगी होते हैं। मतलब नर पपीते का जो प्लांट है वो अलग होगा और मादा पपीते का जो प्लांट है वो क्या होगा? अलग होगा। हाँ भी, उसके बाद में अगर द्विलिंगी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मक्का। मक्का के अंदर कौन सी स्थिति होती है? द्विलिंगी पुष्प होते हैं। मतलब एक ही प्लांट के अंदर नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प क्या होता है? अलग होता है। हाँ, प्लांट क्या है? एक ही है और दोनों एक ही प्लांट में दोनों लिंग प्रेजेंट है, मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? द्विलिंगी बोला जाता है। उभयलिंगी जिसके अंदर क्या होता है? एक ही पादप के अंदर प्रत्येक पुष्प के अंदर क्या होगा? दोनों लिंग होंगे। तो इस तरीके का जो प्लांट होता है उसको कौन सा बोला जाता है? उभय का मतलब कॉमन, मतलब एक ही प्लांट की एक पुष्प के अंदर क्या है? दोनों पार्ट है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे मटर हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से अगर पादप की बात की जाए तो एक लिंगी पादप जिसमें सिर्फ या तो नर भाग हो या मादा भाग हो, जैसे पपीता। द्विलिंगी की बात करें, एक ही पादप के अंदर नर पुष्प भी है, मादा पुष्प, लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग है, तो उसको द्विलिंगी। और जब एक ही पादप के अंदर एक ही पुष्प के अंदर नर भाग भी है और मादा भी है तो उसे कौन सा बोला जाता है? उभयलिंगी। ये तो बात थी पादप के केस में भी, पादप एक लिंगी होता है, द्विलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है। लेकिन अगर अब अपने पुष्प की बात करें तो पुष्प जो होता है या तो एक लिंगी पुष्प होता है या फिर द्विलिंगी पुष्प होता है। देखो क्या मतलब हुआ, अगर एक पुष्प के अंदर सिर्फ नर भाग है या फिर एक पुष्प के अंदर सिर्फ मादा भाग है तो उसे कौन सा पुष्प बोला जाता है? एक लिंगी पुष्प। इसका मतलब इस पुष्प के अंदर ओनली एक भाग है, नर भाग है, तो ये कैसा है? एक लिंगी पुष्प है। ये भी कैसा है? एक लिंगी पुष्प है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कौन सा भाग है? नर भाग है। हाँ भाई, इसके अंदर अगर अपने बात करें तो प्रत्येक पुष्प के अंदर नर भाग भी है, मादा भाग भी है। तो इस तरीके का जो पुष्प होता है उसे कौन सा बोला जाता है? द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। तो एक लिंगी पुष्प जिसमें सिर्फ एक भाग होता है, या तो नर भाग हो या मादा भाग हो, और द्विलिंगी पुष्प जिसके अंदर दोनों भाग होते हैं। अब अगर अपने इनके एग्जाम्पल से अगर इनकी बात करें तो देखो, अगर जैसे इसकी बात करते हैं, सबसे पहले एक ही पुष्प के अंदर नर भाग भी है, मादा भाग भी है। अगर इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो ये कौन सा परागण है? स्वपरागण है। और स्वपरागण में भी कौन सा प्रकार है? ये स्वयुग्मन है। अभी अपने बात की थी थोड़ी देर पहले, अगर एक ही प्लांट के अंदर, यहाँ पे भी एक प्लांट है, यहाँ भी एक ही प्लांट के अंदर जो नर पुष्प परागण उसी पादप के मादा की वर्तिकाग्र पर गिरे तो इस तरीके का जो परागण होता है वो कौन सा होता है? सजात पुष्पी परागण। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? सजात पुष्पी परागण। इसका मतलब सजात पुष्पी परागण उन पौधों में होता है जो पौधे खुद कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। और स्वयुग्मन उन पौधों में होता है जो पौधे खुद कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। और पर परागण किन के अंदर? दो अलग अलग पौधों में होता है। तो जाहिर सी बात है, ये जैसे नर पादप है, नर पादप के जो परागण होंगे वो मादा की वर्तिका मतलब दूसरे पादप पर जाकर गिरेंगे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर तो ओनली वन प्रकार के जो फ्लावर्स है, तो जाहिर सी बात है परागण के लिए दो अलग अलग फूलों की जरूरत पड़ी, दो अलग अलग पौधों की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पे जब इनके बीच में ये परागण होगा तो ये कौन सा परागण होगा? पर परागण होगा। इसका मतलब एक लिंगी पादप है तो उसके अंदर पर परागण होगा, द्विलिंगी पादप है तो उसके अंदर होगा तो स्वपरागण, लेकिन कौन सा होगा? सजात पुष्पी परागण। और अगर कोई पादप उभयलिंगी है तो उसके अंदर कौन सा होगा? स्वयुग्मन होगा। तो इस तरीके से ये परागण देखने को मिलता है। अब अगर अपनी नेक्स्ट बात करें तो बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइप की फसलें होती है, जैसे स्वपरागित फसलें, पर परागित फसलें, बहुधा परागित फसलें। तो देखो भी क्या मतलब होता है इनका। स्वपरागित फसलों को इंग्लिश में बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। पर परागित फसलों को इंग्लिश में बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेटेड, और जो बहुधा परागित है उनको ऑफन पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहा जाता है। देखो क्या मतलब हुआ,
सबसे पहले स्वपरागित फसलों की बात करते हैं। वो फसलें जिनके अंदर 5% से कम पर परागण होता है तो उन्हें कौन सी फसलें कहा जाता है? स्वपरागित फसलें कहा जाता है। वो फसलें जिनके अंदर 5% से कम पर परागण होता है तो ये कौन सी है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, मतलब स्वपरागित फसलें हैं। अगर फसलों के अंदर 50% से ज्यादा पर परागण देखने को मिलता है, 50% से ज्यादा, तो उन्हें कौन सा बोला जाता है? पर परागित या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहा जाता है। और वो क्रॉप्स जिनके अंदर 5 से 50% के बीच में अगर पर परागण देखने को मिले तो उसे कौन सा बोला जाता है? बहुधा पर परागित फसलें बोला जाता है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आती है? बहुधा पर परागित फसलों की कैटेगरी में आती है। मतलब जिनके अंदर 5% से कम क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण होता है उन्हें स्वपरागित फसलें कहा जाता है। जिनमें 50% से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण होता है उनको पर परागित फसलें कहा जाता है। और जिनमें 5 से 50% के बीच में अगर पर परागण होता है तो उन्हें कौन सा बोला जाता है? बहुधा पर परागण फसलें बोला जाता है। एंजियोस्पर्म के अंदर बहुत सारे क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है जिनके अंदर अलग अलग तरीके का परागण देखने को मिलता है। अब इन सब के एग्जांपल्स की बात करते हैं और एग्रीकल्चर के अंदर मेन एग्जांपल से पूछे जाते हैं और एग्जांपल ही मेन है। देखो भी किस तरीके से, जैसे स्वपरागित फसलों के अंदर पौधों के अंदर अगर अपने फसलों, फल और सब्जियों में बात करें तो देखो चावल, गेहूं, मूंगफली, मूंग, सोयाबीन, टमाटर, चंपाफली, सेमफली, राजमा, मटर, तिल, ये सब के सब जो फसलें हैं ये सब के सब कैसी होती है? स्वपरागित। मतलब इनके अंदर 5% से कम क्या होता है? पर परागण होता है। उसके अलावा अगर अपने फ्रूट्स की बात करें, फलों की बात करें तो जितने भी नींबू वर्गीय फल है, अंगूर हो गया, नारियल की जो बोनी किस्में हैं उन सब के अंदर क्या देखने को मिलता है? स्वपरागण देखने को मिलता है। और उसके अलावा जैसे अपने सब्जियों की बात करें जैसे ग्वार, लेट्यूस, आलू, उसके साथ साथ अपने इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। टमाटर हो गया, चंपाफली हो गया, सेमफली हो गया, मटर हो गया, इनको सब्जियों की कैटेगरी में भी इंक्लूड करते हैं। तो ये सब के सब कौन सी है? स्वपरागित फसलें। तो सारे के सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। और एक चीज और, जाहिर सी बात है ये स्वपरागित है तो इनके अंदर क्या होगा? एक ही प्लांट जो होगा, जो पुष्प होंगे या तो वो कैसे होंगे? एकलिंगी होंगे या फिर वो कैसे होंगे? द्विलिंगी। आप ये बोल सकते हैं कि जो स्वपरागण के लिए जो पौधा होगा वो कैसा होगा? या तो एकलिंगी या तो वो द्विलिंगी होगा या फिर वो कैसा होगा? उभयलिंगी होगा, जिसकी अपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पर परागित फसलों के एग्जाम्पल्स की। पर परागित फसलें कौन सी होती है? जिनके अंदर 50% से ज्यादा अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो वो कौन सी होती है? पर परागित फसलें। अब मैंने आपको बताया था कि पर परागित जो फसलें होती हैं उनके अंदर क्या होता है? किसी न किसी एजेंट की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। जो क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है पर परागण जो फसलें जो है उनके अंदर क्या होता है? एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे क्या होगा? परागकणों को पहुंचना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है उन परागकणों को पहुंचने के लिए किसी न किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ती है और वो मीडिएटर या एजेंट कुछ भी हो सकता है। तो देखो परागण के माध्यम कौन कौन से होंगे? तो देखो सबसे पहले हवा से, ड्यू टू एयर, तो इसको क्या बोला जाता है? एनीमोफिली। अगर परागण की क्रिया हवा की मदद से होती है तो इसे क्या बोला जाता है? एनीमोफिली। फॉर एग्जाम्पल आंवला जो है, आंवला के अंदर पर परागण होता है और पर परागण में भी कौन सा एजेंट इसके अंदर काम करता है? मीडिएटर कौन सा होता है? हवा होता है। सेकंड अपने बात करते हैं जल से जो परागण होता है मेनली एक्वेटिक्स जो प्लांट होते हैं उनके अंदर, जलीय जो पौधे होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। जैसे अपनी बात करते हैं वेलिसिनेरिया जो है उसके अंदर जल से परागण होता है और जब मीडिएटर जल होता है तो उसको कौन सा बोला जाता है? हाइड्रोफिली। तीसरा बात करते हैं इंसेक्ट के। देखो जो मैक्सिमम अगर अपने ऐसे देखें कि 100% अगर पर परागित फसलें हैं या पर परागण होता है तो मैक्सिमम एजेंट की जो भूमिका निभाता है वो कौन होता है? इंसेक्ट या कीट होते हैं। तो देखो कीट से जो परागण होता है उसे बोला जाता है एंटमोफिली। एंटमो जो टर्म है वो इंसेक्ट के लिए यूज की जाती है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज एंटमोलॉजी और उसी से अपने क्या बोलते हैं इसको? एंटमोफिली, मतलब कीट की मदद से होने वाली परागण की क्रिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आम हो गया, गुलाब हो गया, इस सब के अंदर क्या होता है? इंसेक्ट से। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अभी अपने पर परागित जो फसलें हैं, जो फ्रूट्स है, जो वेजिटेबल्स है, उन सब के एग्जाम्पल्स की अभी अपने बात करेंगे। पहले अपने मीडिएटर या एजेंट की बात कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ जो ऐसे भी प्लांट्स है जिनके अंदर पक्षियों से होता है। पक्षी जो होते हैं जैसे मतलब फ्रूट वगैरह जो है वो फ्रूट क्या सॉरी जो ये पुष्प वगैरह है ये आकर्षित होते हैं तो इंसेक्ट उनकी ओर, ये बर्ड्स उनकी ओर आते हैं
जिसकी वजह से बर्ड्स वगैरह जो होते हैं उनके पंखों वगैरह के ये क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, और जब दूसरे प्लांट पे जाते हैं तो क्या हो जाता है, परागकण वहां पहुंच जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बनाना या केला। केला के अंदर किसके होता है, पक्षियों से होता है, पक्षियों से होता है उसको क्या बोले, ऑरिन्थोफिली बोला जाता है। उसके बाद में जंतुओं से, कुछ जंतु भी है जो क्या करते हैं, परागण में मदद करते हैं। जैसे इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, जंतु मतलब एनिमल, एनिमल से आपने क्या बोल दिया, एनिमोफिली बोल दिया। जैसे कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो मतलब रात में पुष्पन होते, मतलब रात में उनके अंदर फूल खिलते हैं, जैसे कदम वगैरह हो गया। तो इनके अंदर क्या होगा, जो चमगादड़ है वो रात्रिचर प्राणी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रात में जो फूल खिलते हैं तो उनके अंदर पर परागण में कौन से जंतु मदद करेंगे, जो जंतु रात्रिचर होते हैं, जो रात्रि में निकलते हैं। उसके अलावा जैसे घोंगा है, घोंगे से जैसे आर्किड वगैरह है, घोंगे से आर्किड के अंदर परागण देखने को मिलता है। ठीक है। हाँ, पर परागित जो फसलें हैं, अब अपने जैसे इनके एजेंट की बात की थी, ये एजेंट तभी इन पुष्पों की ओर आकर्षित हो पाएंगे जब ये पुष्प क्या हो, आकर्षित हो, इनका रंग बहुत अच्छा हो, इनके अंदर एक स्पेशल सुगंध आती हो, इनके अंदर मकरंद हो, नेक्टर जिसको बोला जाता है। तो इस तरीके से जब एक पुष्प के अंदर ये सारी क्वालिटी देखने को मिलेगी तो चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो बर्ड हो, वो क्या करेगा, उसकी ओर आकर्षित होगा। इंसेक्ट जो है वो नेक्टर कलेक्ट मतलब मकरंद इकट्ठा करने के लिए आएंगे, मकरंद इकट्ठा करने के लिए आएंगे तो जैसे वो उसको मकरंद निकालेंगे तो उनके पैरों वगैरह के, उनके जो विंग्स है, जो पंख है, उनके परागकण है वो चिपक जाएंगे, और वो जब इंसेक्ट दूसरे प्लांट पे जाके बैठेगा तो जो दूसरा प्लांट अगर फीमेल प्लांट की जो वर्तिका अगर है उसके ऊपर वो परागकण गिर जाएंगे। तो इस तरीके से जो पर परागण जो है, पर परागण के लिए किसी न किसी एजेंट की जरूरत पड़ती है, और मैक्सिमम जो पर परागित फसलें उसके अंदर जो रोल पार्टिसिपेट करता है एज ए एजेंट वो कौन सा होता है, इंसेक्ट होता है, और इनके द्वारा जो परागण होता है उसको कौन सा बोला जाता है, एंटोमोफिली। अभी अपने पर परागित फसलों के जैसे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो देखो कौन कौन से एग्जाम्पल्स है इसके। अगर पर परागित फसलों के उदाहरण देखे जाएं तो देखो रिजिका हो गया, सनई, प्याज, चना, अरंडी, गाजर, संकर मक्का, संकर बाजरा, मक्का, आलू। उसके अलावा जैसे बाजरा, सरसों, ये संकर मक्का, संकर बाजरा। उसके अलावा बाजरा, सरसों, मूली, कद्दू वर्गीय व गोभी वर्गीय सब्जियां, शलजम और तंबाकू, इन सब के अंदर क्या होता है, ये जितनी भी फसलें इन सब में क्या होता है, पर परागण। उसके अलावा जैसे अपने पर परागण में जैसे मैंने बात की थी, एजेंट मतलब कोई ना कोई माध्यम होता है। तो अगर देखें अपने हवा से किन किन पौधों के अंदर पर परागण देखने को मिलता है, तो देखो आंवला हो गया, खजूर हो गया, पपीता हो गया, काजू, नारियल की लंबी किस्में, कोमा अनार, करोंदा, पालक, चौलाई, चुकंदर, इन सब में जो पर परागण होता है वो किसकी मदद से होता है, हवा से होता है। इसलिए इनमें जो पर परागण होगा उसे आप क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। उसके अलावा अगर इंसेक्ट से देखिए, मैक्सिमम मैंने बताया था इंसेक्ट से ही होता है, तो इंसेक्ट से कद्दू व गोभी वर्गीय सब्जियां, ठीक है। उसके अलावा गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, अमरूद, लीची, बेर, सीताफल, सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, आड़ू, चेरी, बादाम। उसके अलावा लहसुआ, बेल पत्तर, फालसा, स्ट्रॉबेरी, इन सब में जो परागण होता है वो किन की मदद से होता है, कीटों से होता है। इसलिए इन सब में जो परागण होगा उसे आप क्या कहेंगे, एंटोमोफिली। उसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, आम हो गया, गुलाब हो गया, ये दोनों भी किसके अंदर आते हैं, कीटों से होने वाले परागण के अंदर आते हैं। उसके अलावा अब जैसे देखो जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इन सब के अंदर इंसेक्ट में मेनली अगर बात करें अपने मधुमक्खी, हनी बी जो है उससे पर परागण देखने, हनी बी इज ऑल्सो इंसेक्ट। तो हनी बी से जो है वो जब नेक्टर अपना कलेक्ट करने आती है, मकरंद कलेक्ट करने आती है, तो उसके पैरों वगैरह से क्या होते हैं, परागकण चिपक जाते हैं, और वो जब दूसरे फ्लावर पे जाके बैठती है तो वहां पे उसके परागकण गिर जाते हैं। तो प्याज, लहसुन, सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, आड़ू, जिन जिनको मैंने अंडरलाइन किया, उसके अलावा बेल पत्र, फालसा, ये सब जो फसलें हैं, इन सब के अंदर जो प्लांट्स हैं, इन सब में जो परागण होता है वो किन की मदद से होता है, इंसेक्ट की मदद से होता है। और अगर अपने पक्षियों से बात करें तो पक्षियों में जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको केला बताया था, उसके अलावा अनानास, इनके अंदर क्या होता है, पक्षियों से अपने को देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं पर परागण, मतलब इनके अंदर मोर देन 50% जो परागण होता है वो कौन सा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुधा परागित के एग्जाम्पल। बहुधा परागित फसलों को इंग्लिश में बोला था ऑफन पॉलिनेटेड क्रॉप्स। देखो कौन कौन सी होती है, जैसे भिंडी, मिर्च, बैंगन, जवार, अरहर, कपास वगैरह, ये जितनी भी जो क्रॉप्स है
इन सब के अंदर जो परागण होता है वो कौन सा होता है, मतलब दोनों मिक्स, बहुधा का मतलब मिक्स, जिसके अंदर सेल्फ प्लस क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों की कंडीशन देखने को मिलती है। फ्रूट्स बहुत कम होते हैं जिनके अंदर क्रॉस ऑफन पॉलिनेशन मतलब दोनों तरीके देखने को मिलते हैं। इनमें फ्रूट्स में मिले या तो फिर क्रॉस पॉलिनेटेड होगा या फिर वो सेल्फ पॉलिनेटेड होगी। उसके अलावा अगर अपने सब्जियों में बात करें तो भिंडी, मिर्च, बैंगन, इनको आप सब्जियों में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये एग्जाम्पल्स है ये क्या है, सब के सब क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिनके अंदर मैंने अलग अलग मेंशन कर दिए हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड मैंने बता दिए कौन कौन से एग्जाम्पल है, उसके अलावा क्रॉस पॉलिनेटेड बता दिए, और ऑफन पॉलिनेटेड या फिर आप उनको बहुधा परागित फसलें भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं कि स्वपरागण जिन प्लांट्स में होता है या फिर पर परागण जिन प्लांट्स में होता है, उनके अंदर मतलब कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है, कुछ स्पेशलिटी होती है जिसकी वजह से उनके अंदर स्वपरागण और पर परागण देखने को मिलता है। या आपने ये बोल सकते हैं कि कुछ अडेप्टेशन होते हैं जिनकी वजह से उनके अंदर स्वपरागण या पर परागण होता है। देखो कौन कौन से। अगर अपने स्वपरागण की बात करें कि मतलब प्लांट्स के अंदर क्या वो रीजन होते हैं जिनसे स्वपरागण होता है, या वो कौन कौन सी कंडीशंस है जिनकी वजह से उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाता है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं क्लिस्टोगामी, जिसको हिंदी में बोला जाता है अनुन्मील्यता। देखो क्या मतलब होता है। देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो फ्लावर्स होते हैं, जो पुष्प होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो जाहिर सी बात है पुष्प बंद होगा तो मेल और फीमेल पार्ट उसके अंदर क्लोज है, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर मैक्सिमम जो मतलब 100% जो पॉसिबिलिटी है उनके अंदर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण ही होगा। तो वो प्लांट्स जिनके जो फ्लावर्स है, जो पुष्प है, वो हमेशा बंद रहते हैं, दैट इज क्लिस्टोगैमी, और उनके अंदर 100% पॉसिबिलिटी है कि उनके अंदर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। एग्जाम्पल है ड्रोसेरा हो गया, वायोला हो गए, ये जो प्लांट्स इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो मैक्सिमम टाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। और कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जो मतलब ओपन होते हैं, दैट इज जेस्मोगेमी। तो जो जो फ्लावर्स है, जो पुष्प है, उनके खिलने के हिसाब से जो हमेशा बंद रहते हैं, दैट इज क्लिस्टोगेमी, और जो ओपन होते हैं दैट इज जेस्मोगेमी। क्लिस्टोगेमी जो फ्लावर है उनके अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। उसके बाद में समकालपक्वता या होमोगेमी। देखो कोई प्लांट है उसके अंदर मेल फीमेल पार्ट अगर सेम टाइम मतलब प्रिपेयर हो रहे हैं, मतलब वो दोनों मतलब पॉलिनेशन के लिए तैयार है जो, तो जाहिर सी बात है कि अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ मैच्योर हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिराबिलिस। उसके अलावा जैसे अगर जैसे मैंने बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन वो ही होता है जो एक ही प्लांट के अंदर होता है। तो अगर पुष्प है, अगर वो द्विलिंग है, मतलब एक ही पुष्प के अंदर मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो जाहिर सी बात है अगर वो दोनों सेम टाइम मैच्योर हो रहे हैं, प्लस वो बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल फीमेल दोनों है उस फ्लावर के अंदर, तो अपने को मोस्ट प्रोबेबली क्या देखने को मिलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। तो जब ये कंडीशंस उस फ्लावर के अंदर होगी, उस पुष्प के अंदर होगी, तो अपने को मैक्सिमम चांस यही है कि अपने को क्या देखने को मिलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मटर, जो मैंडल था, मैंडल ने पी प्लांट पे काम किया था, गार्डन पी पे, उसने मटर के प्लांट के अंदर मेनली कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन हाँ उसने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था, लेकिन मटर का जो प्लांट होता है वो नेचुरली खुद कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होता है। अब अगर अपने बात करें पर परागण की कि वो कौन कौन से कंडीशंस या अडेप्टेशन या फिर स्पेशलिटी होती है जिनकी वजह से इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेक्सुअल और फ्लावर्स की बात करते हैं। मतलब अगर जाहिर सी बात है एक पादप के अंदर सिर्फ एक ही या तो नर पुष्प हो या फिर मादा हो, पुष्प जो होगा या तो उसके अंदर नर भाग हो या फिर मादा भाग हो, तो जाहिर सी बात है उसको पॉलिनेशन के लिए दूसरे पार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वो प्लांट्स जिनके अंदर, जैसे पपीते की बात करें, पपाया जो होता है उसके अंदर जो पूरा प्लांट है उसके ऊपर सिर्फ मेल प्लांट है, दूसरा जो है उसके ऊपर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स है, तो जाहिर सी बात है उनको पॉलिनेशन के लिए जो मेल है उसको फीमेल वाले पे जाना पड़ेगा। तो जो एक लिंगी जो पुष्प होंगे उनके अंदर जो होगा वो कौन सा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, कैस्टर अरंडी हो गया, शहतूत हो गया, पपीता पपाया वगैरह हो गया। दूसरा स्वबंधिता, स्वबंधिता का मतलब क्या होता है, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मतलब खुद के उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, एक पौधे के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या जो परागकण होते हैं वो उसको मतलब निषेचित नहीं कर सकते, या आप ऐसे बोल सकते हैं परागित नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि मतलब जब एक प्लांट के अंदर एक पुष्प के जो मादा भागा उसको उसी पुष्प के, जैसे अपने यहाँ पे डायग्राम बना के समझते हैं, जैसे मान लो कि ये पुष्प है, इसके अंदर मेल भाग भी है और फीमेल भाग भी है, लेकिन किसी वजह से क्या हो रहा है कि जो मेल के जो परागकण है वो अपने ही
जो पुष्प की जो मादा की जो वर्तिका अगर है उसके ऊपर ना पहुंच पाए, तो इस तरीके से बहुत से प्लांट्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। तो इसको कैसा बोला जाता है, सेल्फ स्टेरिलिटी। मतलब किसी कारण की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो परागकण है वो अपने ही पुष्प, मतलब यहाँ पे पुष्प देखो द्विलिंगी है, द्विलिंगी होते हुए भी यहाँ पे स्वपरागण नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर कुछ मतलब स्वबंधता देखने को मिलती है। उसके जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें, अंगूर हो गया, सेब हो गया, तंबाकू, आलू वगैरह, इन सब के अंदर क्या होता है, सेल्फ स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं भिन्न काल परिपक्वता। इसको क्या बोला जाता है, डायकोगेमी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो ये पुष्प है, इसके अंदर अगर पहले मेल पार्ट मतलब मैच्योर हो गया, फीमेल पार्ट अभी मैच्योर हुआ ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। उसके अलावा जैसे अपने एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर पहले मेल पार्ट प्रिपेयर हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, पुंपूर्वता या प्रोटोएंड्रस। मेल पार्ट पहले प्रिपेयर हो चुका है, फीमेल अभी तक बना नहीं है या प्रिपेयर नहीं हुआ है, जाहिर सी बात है मैच्योर नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी, तो उनके अंदर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। उसके अलावा मान लो कोई फ्लावर है, उसके अंदर अगर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है, मेल अभी बना ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। जो पहले मेल पार्ट अगर मैच्योर होता है दैट इज प्रोटोएंड्रस, और अगर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है दैट इज प्रोटोकाइनी। प्रोटोएंड्रस का एग्जांपल है कपास है, भिंडी है। इनके अंदर क्या होता है, जो मेल पार्ट है वो पहले प्रिपेयर हो जाता है, इसकी वजह से इन दोनों के अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और अगर फीमेल पार्ट जैसे ब्रेसिकेसी और रोजेसी जो फैमिली है, इसके जो मतलब मेंबर्स है, जो प्लांट्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, फीमेल पार्ट पहले प्रिपेयर हो जाता है। फीमेल पार्ट पहले प्रिपेयर होगा, मेल अभी प्रिपेयर हुआ नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जो फ्लावर है वो किसी दूसरे प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स होंगे उससे वो क्या हो जाएगा, पॉलिनेट हो जाएगा। उसके अलावा हर्कोगेमी, हर्कोगेमी का मतलब क्या होता है, हर्कोगेमी को हर्कोगेमी टर्म यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स के जो पुष्प होते हैं उनके अंदर किसी मतलब नेचुरली कोई ऐसी स्ट्रक्चरल बैरियर होता है जिसकी वजह से, जैसे मान लो कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है, जिस परागकोश के अंदर जो मतलब परागकण है, तो वो जो फटते हैं तो वो बहुत दूर जाके गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल की जो स्टिग्मा है उसके ऊपर प्रॉपर वो नहीं गिर पाते। मतलब फिजिकल बैरियर है एक तरीके से, तो उसको क्या बोला जाता है, हर्कोगेमी। उसके अलावा जैसे एक और है विषमवर्तिकता। विषमवर्तिता जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेटेरो स्टाइली बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे मान लो कि जो पुंकेसर है वो छोटे हैं, और अगर जो स्त्री केसर है वो लंबा है, मतलब फीमेल पार्ट लंबा है, परागकण जो है वो बहुत नीचे रह गए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या होगा, मतलब बाय इंसेक्ट हो गया या फिर एयर से क्या होगा, इनके अंदर पॉलिनेशन होगा। उसके अलावा या फिर ये भी कंडीशन हो सकती है कि जैसे परागकण जो पुंकेसर है उनका साइज तो बड़ा हो जाए, और जो वर्तिका है उसका साइज जो फीमेल पार्ट है, स्त्री केसर है, उसका पार्ट क्या हो जाए, छोटा हो जाए। जाहिर सी बात है कि जब तक दोनों की लंबाई, या तो एक की लंबाई मेल पार्ट की लंबाई बढ़ जाए, फीमेल छोटा रह जाए, या फिर फीमेल पार्ट की बढ़ जाए, जो मेल पार्ट है वो छोटा, इन दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और उसे आप क्या बोलते हैं, विषमवर्तिकता या हेटेरोस्टाइलिटी। उसके अलावा प्रीपोटेंसी जो होता है वो किन किन के अंदर देखने को मिलता है, आड़ू और सेब के अंदर देखने को मिलता है। थैंक यू।